नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का। ऑलमोस्ट देखो 3-4 दिन पहले शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें उन्होंने कहा था हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर पाया है, हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडोप्ट कर लेना चाहिए। तो अच्छा आर्टिकल है, सबसे पहले इसे ही हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का, मछुआरों से संबंधित। काफ़ी सारे इंडियन मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं और पाकिस्तान के मछुआरे इंडियन जेलों में बंद हैं। तो इस इशू को, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसको कैसे टैकल किया जाए। तीसरे नंबर पे हम एकेडमिक रिसर्च से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। हालांकि देखो इस आर्टिकल से 1-2 मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं, लेकिन हम उनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमने स्कूल एजुकेशन को डिस्कस कर लिया है, हायर एजुकेशन को ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। 3 इश्यूज बाकी हैं हायर एजुकेशन में डिस्कस करने। एक तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, दूसरा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की गवर्नेंस, और सबसे लास्ट में एजुकेशन के लिए रेगुलेटरी सिस्टम। और इसके बाद फिर 2 पार्ट्स और बाकी हैं, वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो आज हम हायर एजुकेशन से संबंधित ये 2 पार्ट्स डिस्कस कर लेंगे। एक तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और दूसरा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की गवर्नेंस। तो फिर हायर एजुकेशन में हमारा सिर्फ एक पार्ट रह जाएगा, रेगुलेटरी सिस्टम। उसे हम आगे की डिस्कशंस में ऐड करेंगे। अभी चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम की कमियों के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर्स से 1947 में, और ब्रिटिशर्स से ही हमने हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडोप्ट किया। कुछ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है आज़ादी मिले 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, देश एकजुट है, इसका मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम ने ठीक ठाक काम किया है। बट देखो आज के इस आर्टिकल में शशि थरूर ये कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ने हमारे देश में ठीक से काम नहीं किया है, अब हमें इस सिस्टम को चेंज करने की आवश्यकता है। हम यूएसए की तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडोप्ट कर सकते हैं। शशि थरूर सबसे पहले कहते हैं कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्या कुछ देखने को मिला आपको पता है। पहले किसी और पार्टी की सरकार चुनी गई थी, लेकिन चुनी हुई सरकार के कुछ एमएलएज ने या तो विपक्षी पार्टी को ज्वाइन कर लिया या फिर कोशिश की। जैसे राजस्थान में अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, एमएलएज अपनी पार्टी के खिलाफ बागी हुए हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अगेंस्ट, कि इंस्टेबिलिटी रहती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो बनती है वो मेजोरिटी के आधार पर बनती है, और काफ़ी बार तो ऐसा होता है सरकार बनाने वाली पार्टी के पास मेजोरिटी से बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा सीट्स होती हैं। जैसे 100 की मेजोरिटी है और जिस पार्टी ने सरकार बनाई है उसके पास सिर्फ 102 सीट्स हैं, तो 10 एमएलएज भी छोड़ के चले गए तो उस पार्टी की सरकार गिर जाएगी। इससे होता क्या है, जो पार्टी सत्ता में होती है उसका ध्यान देखो इसी बात पर होता है कि गवर्नमेंट को कैसे बचाया जाए। वो पार्टी गवर्नेंस पर ध्यान दे ही नहीं पाती। ये बहुत बड़ी कमी है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसका ज़्यादा ध्यान इस बात पर होता है कि सरकार बचाई जाए, और वो इस चक्कर में गवर्नेंस पर ध्यान नहीं दे पाती। नेक्स्ट पॉइंट देखो ये है, आज के समय में जब हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट की बात कीजिए, आप अपने एमपी को चुनते हो, तो देखो आपके मन में, मतलब ज़्यादातर लोगों के मन में ये नहीं होता कि वो एमपी हमारे लिए कानून बना पाएगा या फिर नहीं बना पाएगा। ज़्यादातर लोग सरकार को देखते हुए वोट देते हैं कि ऊपर कौन बनेगा। अगर इस रिप्रेजेंटेटिव को हम वोट देते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे या फिर कोई और बनेगा, ये देखते हुए लोग वोट देते हैं। तो इंडिविजुअल्स की, जिसको वोटर चुनने जा रहे हैं, इंडिविजुअल्स की तो इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो मतलब हम इनडायरेक्टली ऑलरेडी एक प्रेसिडेंशियल
फॉर्म में एंटर कर चुके हैं। इवन देखो काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है, वोटर अपनी कंस्टिट्यूएंसी में किसी इंडिविजुअल को वोट देना चाहते हैं, बट वो इंडिविजुअल जिस पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता है उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। तो डायलेमा क्रिएट हो जाता है, इमर्ज होकर आता है वोटर के सामने। इसके बाद आर्टिकल में यह कहा जाता है, हमने ब्रिटेन से इस सिस्टम को अडॉप्ट किया था, लेकिन ब्रिटेन में हालात जो हैं वो अलग हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनकी एक क्लियर आइडियोलॉजी होती है, और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई पार्टी सत्ता के लिए अपनी आइडियोलॉजी को इग्नोर करके अलायंस में शामिल हो जाए। लेकिन इंडिया में क्या होता है आपको भी पता है, रिजल्ट आता है असेंबली का, लोकसभा इलेक्शंस का या फिर असेंबली इलेक्शंस का। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारे आरोप लगाए थे, और इलेक्शन के बाद वही मिलके सरकार बना लेते हैं। ये फेनोमेनन तो बहुत ज़्यादा यूजुअल है। जैसे कर्नाटक में हुआ, जेडीएस और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन बाद में अलायंस बना के सरकार बना ली। हरियाणा का एग्जाम्पल लीजिए, जेजेपी और बीजेपी ने दोनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन सरकार बनाने के लिए दोनों पार्टीज एक साथ आ गईं। अरे भैया, आपकी कोई आइडियोलॉजी है या फिर नहीं है? कल तक तो आप बोल रहे थे हमारी जो आइडियोलॉजी है वो सही है, हमारी जो पॉलिसीज हैं वो सही हैं। आज ऐसा क्या हो गया फिर आप विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हो? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक बड़ी कमी ये भी है। मान लीजिए अभी एनडीए की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पीएम के पास जो ऑप्शंस हैं मिनिस्टर्स के लिए वो लिमिटेड हैं। हालांकि देखो, ये ऑप्शन है उनके पास कि किसी को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए और 6 महीनों के अंदर अंदर उसे एमपी भी बनवा दिया जाए, लेकिन फिर भी चॉइस जो है प्रधानमंत्री मोदी के पास लिमिटेड है किसे मिनिस्टर बनाया जाए। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती। यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप के पास पूरी आज़ादी है कि वो अपने पूरे देश में से किसी को भी अपना मिनिस्टर बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं वो यूएस कांग्रेस का सदस्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो ये भी बड़ी कमी है कि प्रधानमंत्री के पास चॉइस लिमिटेड होती है मिनिस्टर बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिप्रेजेंटेटिव्स सही ढंग से अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की कमी है। जैसे बीजेपी के एमपीज हैं, वो पार्लियामेंट में सही ढंग से अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि किसी बिल पे मान लीजिए वोटिंग होनी है तो बीजेपी के द्वारा व्हिप जारी कर दी जाएगी। अब व्हिप जारी जब हो जाएगी तो बीजेपी के सभी एमपीज को उसी पक्ष में वोट देना होगा जो डिसाइड किया गया है बीजेपी के द्वारा। इंडिविजुअल एमपी की चॉइस नहीं चलेगी, और अगर इंडिविजुअल एमपी अपनी पार्टी के खिलाफ जाके वोट देता है व्हिप जारी होने के बाद, तो उसकी सदस्यता जा सकती है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत। तो इसी वजह से विभिन्न जो एमपीज हैं वो देखो अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाते हैं, अपना इंडिविजुअल मत व्यक्त करते ही नहीं है बिल के ऊपर जब डिबेट्स होती हैं। अब देखो, पार्लियामेंट का काम ही ये है कि डिबेट करके बिल पास करना, विभिन्न एमपीज अपना अपना सुझाव दें और सहमति के साथ कोई बिल बनाना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यूजली सरकार जो बिल प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में, वही बिल पास हो जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है, ये बिल कौन बनाता है? सरकार तो बनाती है। सरकार की तरफ से कौन बनाता है? सरकार की तरफ से बनाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो इफेक्टिवली देखो, जो कानून बनते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा ही बना दिए जाते हैं, जबकि ट्रू डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। ट्रू डेमोक्रेसी में होना यह चाहिए कि विभिन्न एमपीज बिना एंटी डिफेक्शन लॉ के डर से अपना अपना व्यू प्रेजेंट करें और ग्राउंड लेवल से जो वॉइसेस हैं वो सामने आए, ताकि बिल में आवश्यक चेंजेस लाई जा सकें। और देखो, ओपोजिशन क्या करता है? ओपोजिशन को पता है ये बिल जो है वो सरकार आसानी से पास करवा लेगी, हमारे पास नंबर्स कम हैं। तो ओपोजिशन को ये लगता है कि ऐसी सिचुएशन में अगर स्पीकर की वेल के आसपास आकर अगर शोर मचाया जाएगा तो टीवी में फोटो आएगी, जनता को ये लगेगा कि ओपोजिशन अपना काम कर रही है,
तो ओपोजिशन भी डिबेट करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, ओपोजिशन भी हाउस को बाधित करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है ताकि मीडिया में उनकी खबरें आ सकें, वो हाईलाइट हो सकें। तो सोच के देखिए फिर डिबेट हुई कहां। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा ऐसा हो गया कि डिबेट तो बहुत ही कम होती है, जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, होना यह चाहिए कि पार्लियामेंट जो है वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सके। अब कायदे से आपको पता है एनडीए की मेजोरिटी है और एनडीए की ही सरकार है, तो एनडीए के जो एमपीज हैं वो अपनी सरकार के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं। आधी अकाउंटेबिलिटी तो सरकार की वैसे ही कम हो गई, तो ये भी नुकसान है। इसके बाद राइटर सजेस्ट ये करते हैं हमारे देश में अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं कि 75 इयर्स में पार्लियामेंट्री सिस्टम ने अच्छा काम किया है, हमारे देश को एकजुट रखा है। तो राइटर कहते हैं देखो, डेमोक्रेसी ने हमको एकजुट रखा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ने हमारे देश को एकजुट नहीं रखा है। हमारे देश को गर्व है हमारे देश की डेमोक्रेसी पर, बट हमारे देश को इस चीज़ पर गर्व नहीं है कि सरकार बनने के बाद भी वहाँ पे उस राज्य में इंस्टेबिलिटी रहती है, विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। हमारे देश के लोगों को इन चीज़ों पर गर्व नहीं है। नेक्स्ट, इवन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर आ जाएगा तो डिक्टेटरशिप का खतरा रहेगा। तो इसके जवाब में राइटर कहते हैं देखो, वैसे भी अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बीजेपी में तो किसी की हिम्मत है नहीं उनके खिलाफ कुछ बोल सकें, और सरकार में भी जो मोदी चाहते हैं वही होता है। और अगर वो प्रेसिडेंट होते तो भी मतलब हालात कुछ ज़्यादा और बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो गए होते। उसी प्रकार से दूसरी पार्टीज में भी मान लीजिए राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो भी उनकी ही चलती, तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते या फिर प्रेसिडेंट होते इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चलती तो उनकी ही। मतलब राइटर कहना चाहते हैं डिक्टेटरशिप नहीं आएगी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम से। एक और पॉइंट देखो, अभी क्या होता है, विधायकों की जो खरीद फरोख्त है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा। जो प्रेसिडेंट बनेगा, हाँ भाई आपको 4 साल तक काम करना है, 5 साल तक काम करना है, वो गवर्नेंस पे फोकस कर सकेगा। उसको ये डर नहीं रहेगा कि मेरी सरकार गिर जाएगी। इवन देखो, स्टेट्स में भी अलग अलग लोग एज ए सीएम के तौर पे काम कर सकेंगे, उनके पास भी टेन्योर की सिक्योरिटी रहेगी 4 साल तक या फिर 5 साल तक, तो वो भी लॉन्ग टर्म विजन से काम कर सकेंगे। और उनको देखो ये डर भी खत्म हो जाएगा कहीं हमारी ही पार्टी हमें मुख्यमंत्री के पद से ना हटा दे। जैसे अशोक गहलोत को डर नहीं लगेगा कहीं हाईकमान कांग्रेस का सीएम ना चेंज कर दे, राजस्थान में सचिन पायलट को ना बना दे, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है एक निश्चित कार्यकाल के लिए। तो वो गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, ना कि अपनी पार्टी को बचाने में। अभी राजस्थान में जो कुछ चल रहा है पिछले 1-2 महीने में, गवर्नेंस तो पूरी ठप पड़ी है। सरकार की कोशिश यही है बस कैसे ना कैसे करके सरकार को बचाया जाए। तो नुकसान किसका हो रहा है? जनता का हो रहा है। तो इसी वजह से राइटर कहते हैं अभी टाइम बिल्कुल उपयुक्त है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए सभी लेवल्स पे, इवन सिटी लेवल पे भी। डायरेक्टली हमें मेयर को चुनना चाहिए और मेयर्स के पास पावर होनी चाहिए, ताकि जनता सीधे क्वेश्चंस पूछ के मेयर से कि भैया आपने ये काम क्यों नहीं करवाया, आपकी जिम्मेदारी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और पाकिस्तान की जेलों में बंद मछुआरों के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, गुजरात में जो कोस्टल एरियाज हैं, पोरबंदर, मैंगरोल, वेरावल या फिर दीयू जो यूनियन टेरिटरी हैं, इन रीजन्स के बहुत सारे मछुआरे अभी फिलहाल पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। उसी प्रकार से पाकिस्तान के बहुत सारे मछुआरे इंडिया की जेलों में बंद हैं। संख्या की बात करें, 1 जुलाई तक 270 इंडियन फिशरमैन जो हैं वो पाकिस्तान के प्रिजन्स में हैं, और 54 सिविलियन प्रिजनर्स जो मछुआरे नहीं हैं वो पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। उसी प्रकार से इंडिया में 97 पाकिस्तान फिशरमैन जेलों में बंद हैं और 265 सिविलियन प्रिजनर्स जेलों में बंद हैं। देखो होता क्या है, गुजरात में कोस्ट के नज़दीक कम मछलियां मिलती हैं, तो मछुआरे मछलियों की तलाश में काफ़ी आगे निकल जाते हैं और उन्हें पता नहीं लग पाता
कि कब वो पाकिस्तान के पानी में एंटर कर गए हैं। उसी प्रकार से पाकिस्तान के मछुआरों पर भी यही बात लागू होती है। देखो, ये गरीब लोग होते हैं जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गलती से दुश्मन देश के पानी में चले जाते हैं, बट रिजल्ट क्या होता है, लंबा समय इन्हें जेलों में बिताना पड़ता है। कई बार तो फैमिली को पता भी नहीं होता कि कहाँ पे हैं उनके डियर वंस और किस हालत में हैं। और देखो, होता ये है, जब आमतौर पे मैन ही मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो मैन के पकड़े जाने के बाद घर में सारा जो बोझ है वो महिलाओं पे आ जाता है। महिलाओं को कामकाज करना पड़ता है और बच्चों को भी अपनी पढ़ाई बहुत बार बीच में छोड़नी पड़ती है। मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं जब एकदम से मछुआरों को दुश्मन देश के एजेंसीज के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब कायदे से होना तो ये चाहिए कि सिंपल सा प्रोसीजर हो ये चेक करने का कि जिसको हमने पकड़ा है ये जासूस है या फिर सिंपल मछुआरा है, ताकि फैमिलीज सफ़र करें ही ना। लेकिन देखो, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, बहुत डिले हो जाता है, सालों साल लग जाते हैं काफ़ी बार तो मछुआरों को छोड़ने में। और म्यूचुअल एक्सचेंज होता है काफ़ी बार, जैसे इंडिया और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे के मछुआरों को और सिविलियन प्रिजनर्स को छोड़ते हैं लिस्ट एक्सचेंज करके। प्रोसीजर को सिंपल बनाने के लिए कोशिश पहले की गई थी। 2008 में इंडिया और पाकिस्तान ने एक जुडिशियल कमेटी का निर्माण किया था जिसमें हर एक देश से 4 रिटायर्ड जजेस शामिल थे। ये कमेटी देखो दूसरे देश के प्रिजन्स में विजिट करती थी, वहाँ पे प्रिजनर से मिलती थी, पता लगाती थी कि काउंसलर एक्सेस मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, केस का स्टेटस क्या है, रिहा करने में देरी क्यों हो रही है, हेल्थ कंडीशन कैसी है। इन सब इश्यूज के बारे में पता लगाया जाता था जुडिशियल कमेटी के द्वारा। और ये कमेटी सर्वसहमति से डिसाइड करती थी, सजेस्ट करती थी कि इन मछुआरों को अब छोड़ देना चाहिए। कमेटी के काम की तारीफ की गई दोनों देशों की सरकारों के द्वारा। बट देखो, दिक्कत ये है कि कमेटी की रिकमेंडेशंस को नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। 2013 में लास्ट बार मीटिंग हुई थी इस जुडिशियल कमेटी की। 5 साल बाद इंडिया ने कोशिश की 2018 में कि इस कमेटी को रिवाइव किया जाए। इंडिया ने अपनी तरफ से 4 मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने किया ही नहीं। पाकिस्तान सीरियस नहीं है। अब देखो, पाकिस्तान को इस ह्यूमैनिटेरियन इशू पर विचार करना चाहिए। पाकिस्तान अपनी तरफ से 4 मेंबर्स को नॉमिनेट करे ताकि जल्द से जल्द इस कमेटी की मीटिंग हो और कमेटी जो रिकमेंडेशंस दे उन्हें इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन राइटर के द्वारा ये भी दिया जाता है, काफ़ी बार देखो जब मछुआरों को पकड़ लिया जाता है तो उनकी बोट्स भी जब्त कर ली जाती हैं। अब मछुआरे के लिए तो बोट्स उनकी जीवन यापन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, तो मछुआरों को जब लुटाया जाए तो उनकी बोट्स भी लुटाई जाएं ताकि वो रिपेयर करवा के कम से कम अपना जीवन यापन तो कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखो, एक नो अरेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए। मतलब बॉर्डर के पास आईडी कार्ड्स दिए जा सकते हैं दोनों देशों की सरकारों के द्वारा, ताकि इंडिया का कोई फिशरमैन चला भी जाता है पाकिस्तान के पानी में तो आईडी कार्ड चेक करके पाकिस्तान की फोर्सेस उसे छोड़ दें। उसी प्रकार से अगर पाकिस्तान का कोई मछुआरा इंडिया के पानी में आ जाता है तो इंडियन एजेंसीज आईडी कार्ड चेक करके उस मछुआरे को छोड़ दें। इस प्रकार से अगर नो अरेस्ट पॉलिसी अपनाई जाएगी तो बहुत फ़ायदा होगा दोनों देशों के मछुआरों को और ह्यूमैनिटेरियन इशू को एड्रेस किया जा सकेगा। अब दोनों देशों के जो इंडिपेंडेंस डे हैं वो आने वाले हैं। दोनों देशों को विचार करना चाहिए इस ह्यूमैनिटेरियन इशू को एड्रेस करने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल रिसर्च से संबंधित है। राइटर देखो मेनली एक ही बात इस आर्टिकल में बोलते हैं। देखो, 2 तरह की रिसर्च होती हैं। एक होती है बेसिक रिसर्च जिसे आप एकेडमिक रिसर्च भी कह सकते हो, और दूसरा अप्लाइड रिसर्च जिसे आप पोस्ट एकेडमिक रिसर्च भी कह सकते हो। बेसिक रिसर्च इस बात पर फोकस करती है कि जो ऑलरेडी साइंटिफिक नॉलेज है उसको एक्सपेंड किया जाए। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसी के बारे में कोई नई चीज़ पता लगाना, कोई नई इंटरप्रिटेशन का पता लगाना, ऑलरेडी जो नॉलेज है साइंटिफिक नॉलेज उसे एक्सपेंड करना मेन मकसद होता है बेसिक रिसर्च का। जबकि अप्लाइड रिसर्च का फोकस इस बात पर होता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना,
ताकि उस टेक्नोलॉजी की सहायता से कोई प्रोडक्ट बनाया जा सके और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस हो। जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल है, ऐसी टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च करना जिसकी सहायता से अगर गाड़ी चलती है तो पोल्यूशन कम से कम होता है। तो पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है और इसलिए जो रिसर्च होती है उसे कहा जाता है अप्लाइड रिसर्च। तो हमने इस प्रकार से बेसिक डिफरेंस जान लिया। आर्टिकल का मेन फोकस इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है। आर्टिकल का मेन फोकस इस बात पर है हमें कौन सी रिसर्च करना चाहिए। आर्टिकल कहता है हमें देखो दोनों रिसर्च को साथ के साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन सिर्फ एकेडमिक रिसर्च पे फोकस नहीं करना चाहिए। नेशनल नीड्स को पूर्ति करने के लिए हमें दोनों तरह की रिसर्च को एक साथ ले जाने की आवश्यकता है और ऐसा हम कर भी सकते हैं। एग्जाम्पल दिए जाते हैं राइटर के द्वारा। जैसे देखो हाई एनर्जी फिजिक्स पर जब रिसर्च हो तो एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी पर साथ के साथ काम चल सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब रिसर्च हो तो इससे बैटरी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो सकती हैं। मतलब दोनों रिसर्च को कन्वर्ज किया जा सकता है और यही हमें करना है, क्योंकि आमतौर पर इंडस्ट्रीज की शिकायतें ये होती हैं कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं ऐसी रिसर्च नहीं करते जिसको हम अडोप्ट कर सकें, जिसके बेसिस पर हम प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकें। तो दोनों रिसर्च को हम साथ लेके चलेंगे तो फिर हम नेशनल नीड्स की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से अगर देखो हमें हमारे देश में रिसर्च की क्वालिटी और रिसर्च की क्वांटिटी पर फोकस करना है तो हमें हमारी अप्रोच में बदलाव लाना होगा। काम स्टार्ट होना चाहिए स्कूल्स से ही। स्कूल में प्ले और डिस्कवरी बेस्ड स्टाइल की लर्निंग होनी चाहिए। फोकस होना चाहिए साइंटिफिक मेथड और क्रिटिकली थिंकिंग पर। शुरुआत से ही स्कूल स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट और टैलेंट आइडेंटिफाई किया जाए और इनोवेटर्स की मेंटरिंग हो। अब क्वेश्चन ये उठता है ये सब कैसे इंश्योर किया जाए। देखो ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए हमारे देश में रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक फाउंडेशन इस्टेब्लिश की जाएगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अगर इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करें, इस फाउंडेशन का काम देखो ये होगा देश की यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कल्चर को इनेबल करना। इसके अलावा जो अच्छी रिसर्च होती है उसे रिकॉग्नाइज करके इंसेंटिव दिया जाए ताकि और ज़्यादा रिसर्चर्स मोटिवेट हों अच्छी रिसर्च करने के लिए। ना सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। आमतौर पे होता क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च की क्वालिटी काफ़ी पुअर होती है और काफ़ी सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती ही नहीं है। इसके अलावा फंड किया जाएगा रिसर्च को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा हर एक स्ट्रीम में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल साइंस में, आर्ट्स में और ह्यूमैनिटीज़ में भी। वही बात, जो सक्सेसफुल रिसर्च है उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा और जहाँ पे रेलेवेंट है वहाँ पे क्लोज लिंकेजेस इस्टेब्लिश किए जाएंगे गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ एज वेल एज इंडस्ट्री और प्राइवेट एवं फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। अगर देखो रिसर्चर्स की लिंकेजेस होंगी तो रिसर्चर्स को ना सिर्फ मॉनेटरी इंसेंटिव मिलेगा बल्कि दूसरे तरह का इंसेंटिव भी मिलेगा। तो एक प्रकार से लाइजन का काम करेगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, मतलब मीडिएटर का काम करेगी रिसर्चर्स के बीच और दूसरी तरफ गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडस्ट्रीज, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब के बीच एक लिंकेज इस्टेब्लिश करने का काम करेगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एकेडमीज को या फिर लर्न सोसाइटीज़ को बोल भी सकती है कि आप एक एक्सपर्ट रिपोर्ट प्रोड्यूस कीजिए ताकि उससे एडवाइस लेके गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सके या फिर रिसर्च और एजुकेशन से संबंधित अपनी नीतियों में जो भी बदलाव लाना चाहती है एक्सपर्ट रिपोर्ट के आधार पर वो बदलाव ला सकें। तो इस प्रकार से हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। देखो अगर हमारे देश में IITs और IIMs को हम छोड़ दें, अभी भी देश के दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में गवर्नेंस अच्छी नहीं देखने को मिलती है और जो अपॉइंटमेंट्स होती है लीडरशिप लेवल पे वो भी मेरिट के आधार पर नहीं होती हैं। होना देखो ये चाहिए कि किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पूरी ऑटोनॉमी दी जाए, वो अपने हिसाब से काम कर सकें, लीडर्स अपने हिसाब से काम कर सकें, बट
पावर्स जो हैं वो सेंट्रलाइज हो जाती हैं ऐसे लोगों के पास जो इंस्टीट्यूशन से संबंध रखते ही नहीं। फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेट्स के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। इस वजह से इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम नहीं कर पाता, डिसीजंस लेने में डिले होता है, इनएफिशिएंसी आ जाती है, और जब डिसीजन लिए जाते हैं काफ़ी बार वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं लिए जाते हैं। कॉलेजेस अपना कोर्स खुद से नहीं डेवलप कर पाते, उन्हें क्या रास्ता चुनना है, किस प्रकार से कॉलेज को चलाना है वो नहीं चला पाते अपने हिसाब से। बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये देखो लोकल गवर्नेंस के अगेंस्ट है, इससे गवर्नेंस अच्छी नहीं चल पाती। तो अच्छा ये होगा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपने आप को खुद से ही गवर्न करें। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए देखो हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे जो कि हाईली क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट, डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स होंगे जिनकी कैपेबिलिटीज ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। ऐसे लोगों को जगह दी जाएगी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, और ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे यही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चलाएंगे। हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे। और देखो बोर्ड में नए मेंबर्स को जब ऐड किया जाएगा वो भी आइडेंटिफाई किया जाएगा एक कमेटी के द्वारा, और उस कमेटी को भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। समझ गए? मतलब हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये बोर्ड ऑफ गवर्नर होंगे। नए मेंबर को ऐड करना होगा तो एक कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाएगी और उस कमेटी को रिकमेंड किया जाएगा इसी बोर्ड के द्वारा, ताकि अपॉइंटमेंट जो है मेंबर्स का वो फेयर रहे। अब देखो हर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर को पूरी आज़ादी होगी कि वो बिना एक्सटर्नल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के इंस्टीट्यूशन से संबंधित जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो कर सकें, इंक्लूडिंग हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। लेकिन देखो अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास इतनी पावर होगी कि इंस्टीट्यूशन से संबंधित सारी अपॉइंटमेंट्स इसी बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा की जाएगी, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस कैसी रही, ट्रांसपेरेंसी कैसी है, सारी जो जिम्मेदारी है, आंसरेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रहेगी। एक कमेटी है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के द्वारा जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं। और जैसा हमने डिस्कस किया, सभी लीडरशिप पोजीशन उस इंस्टीट्यूशन की इंक्लूडिंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फिल की जाएगी इसी बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा। मतलब यही बोर्ड डिसाइड करेगा कि किसको कौन सी पोस्ट पर अपॉइंट करना है, और अपॉइंटमेंट्स जो होंगी वो बिल्कुल इम्पार्शियल, रिग्रेस, मेरिट बेस्ड होंगी, कॉम्पिटेंसी के आधार पर होंगी। और इसके लिए एक एमिनेंट एक्सपर्ट कमेटी भी गठित की जा सकती है इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, यही बोर्ड ऑफ गवर्नर देखो एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करेगा। इस प्लान में स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एक्शन होगा, कैसे इंस्टीट्यूशन को आगे ले जाना है, विजन क्या है इंस्टीट्यूशन का। यही प्लान रास्ता तैयार करेगा कि आगे कैसे बढ़ने वाला है, क्या प्रोग्रेस करने वाला है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आने वाले समय में, और कैसे कब अपने गोल्स तक पहुंचेगा। यही प्लान आधार बन सकता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए फंडिंग प्राप्त करने के लिए। मतलब इस प्लान के आधार पर जो तैयार किया जाएगा बीओजी के द्वारा, इस प्लान के आधार पर फंडिंग भी मिल सकती है। और बीओजी इस प्लान को तैयार करेगा इंस्टीट्यूशनल लीडर्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, स्टाफ, इन सब के साथ मिलकर। तो मतलब देश के सभी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी गवर्नेंस को सुधारने की कोशिश की जाएगी हर एक इंस्टीट्यूशन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को गठित करके। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।